मेरी नंद 21 साल की थी। जब भी कॉलेज से वापस आती अपना पेट पकड़कर रोने लगती। जब भी डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती तो साफ साफ मना कर देती। मुझे शक हुआ तो मैंने एक दाई को अपने घर बुलाया। नंद का चेकअप करवाया तो गांव में दाई का सर पकड़कर बैठ गया। कहने लगी, इसकी शादी आज ही मेरे 15 साल के बेटे से करवा दो, नहीं तो मर जाएगी। मैं डर गई और उसकी शादी दाई के बेटे से करवा दी। शादी के 2 दिन बाद ही वह ठीक होने लगी। एक दिन रात जानने के लिए मैंने चुपके से उसके कमरे में जाकर अलमारी में छुप गई, क्योंकि वह 14 साल का बच्चा। मेरा नाम बीमा है। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका था। भैया और भाभी मेरे लिए सब कुछ थे। भैया और भाभी भी नंद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते और ना ही कभी उसका बुरा चाहते हैं। तो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि वह अपने नंद के लिए अच्छे से अच्छा करे। उसकी नंद हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे। लेकिन कभी कभी भाई भी, बहन, भाभी भी, नंद भी खोटा सिक्का निकल जाती है। मेरी नंद भी जिंदगी की कहानी है, मेरी अतीत से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी कभी सालों बाद भी हमारे आगे आ जाता है। 21 साल बाद मेरी अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जवान नंद के हाथों से ही धोखा खाया था। अब मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया था। आज भी मुझे, हम 2 बहनें थे। हमारी बहन मुझे 3 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया था। वह हर समय अपने आप में ही मांगने रहती थी। एक दिन मेरी सहेली की दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास फोन है और वह किसी लड़के से बात करती है। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। समय बीतता गया। मेरी बहन रात को सब के सो जाने के बाद चुपकर दूसरे कमरे में जाती थी। वह बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। जब मैंने सब कोई वजह पूछी तो उसने मुझसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती अगर मेरी पढ़ाई में जान छूट जाती। तो मैंने बहन से कहा, मेरी तो आखिरी इच्छा थी कि तुम आगे पढ़ो। मेरा तो सपना था तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। लेकिन जवाब में उसने मुझे, कुछ समय के साथ साथ इंसान के सपनों के सोच बदल जाते हैं। एक दिन मेरी भाभी मिस्टर का साफ कर रही थी। उसे मेरे बिस्तर में से मोबाइल मिला। मुझे से पूछने लगी कि ये मोबाइल किसका है। मैंने अपनी भाभी से कहा कि मुझे नहीं पता ये मोबाइल किसका है और कहा से कैसे आया। मेरी बहन बोली कि भाभी है, झूठ बोल रही है, इसका ही मोबाइल है। मैंने खुद यह मोबाइल उसके पास देखा था। मेरी भाभी ने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। मोबाइल उसी समय अपने पास रख लिया। मेरी बहन यह सब कुछ देखकर अपने लगे मुझे पर समझ में आ गया था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास छुपाती थी, ताकि जब मैं उस मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करूं तो और मुझे ना मिले। और एक बार ऐसा ही हुआ था कि उसके बाद भाभी ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मुझे बहुत ज्यादा नाराज रहने लगी। जब भैया ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही हूँ तो भाभी ने उसने कह दिया, एग्जाम होने वाले हैं तो यह घर पर रहकर ही तैयारी कर रही है। आप परेशान न हो, मैं सब देख लूंगी। एक दिन भैया ने कहा, मेरा दोस्त चाहता है कि अब हमें अपनी बहन की शादी कर दे। वह बड़े हो गए हैं। दीदी का रिश्ता भैया के दोस्त के घर पर हुआ था और यह रिश्ता अब उसकी मर्जी से हुआ था, लेकिन अब वह उसे लड़के को पसंद नहीं करती थी। भाभी ने दीदी को बहुत समझाया, लेकिन वह भाभी की बात नहीं मानी। उसी समय भाभी को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो गया था, क्योंकि सारा सच भाभी के सामने आ चुका था। एक दिन मेरी दीदी ने खुद भैया से कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। किसी भी हाल में वह उसके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी। वैसे भी उन लोगों के घर में खाने पीने को भी कुछ भी नहीं है। नहीं मेरी ख्वाहिश पूरे मेरे सपनों को कैसा पूरे कर सकते हैं। भैया ने कहा, मैं अपने दोस्त की जुबान दे चुका हूँ और अब तू पूरब की नौकरी करने वाली है। वैसे भी जो कुछ मेरे पास है सब कुछ तुम दोनों बहनों का ही है। मैं कौन सा अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन दीदी भी अपनी जिद पर आदी रहने लगी। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो फांसी लगा लूंगी, लेकिन किसी भी हाल में नीरज से शादी नहीं करूंगी। दीदी की बात सुनकर मेरे भाभी बहुत ज्यादा परेशान है। भैया के दोस्त भी शादी के लिए जल्दी कर रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह चाहते थे कि अपनी आंखें बंद होने से पहले वह अपने बेटे की शादी करते हैं, लेकिन दीदी मानने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन दीदी कहने लगी कि मैं नीरज से कुछ बात करने जा रही हूँ। भाभी का कहा, रीना को अपने साथ ले जाओ। दीदी कहने लगी कि आखिर तब तक मुझे आप याद कर रखोगे। आप बेफिक्र से घर से भाग नहीं रही हूँ।
यह कहकर घर से चली गई और शाम को वापस आए। जब वापस आई तो बहुत मेरी भाभी ने उन्हें देखकर खुश हो गए और सोच रही थी कि शायद नीरज ने उसे शादी के लिए मना लिया होगा, क्योंकि नीरज भी दीदी को पसंद करते थे। इस बात को सब लोग अनजान थे कि उसकी बेटी जिसे उन्हें बहुत लाड प्यार से पाला था, वह कभी भी किसी बात को कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। वह उनकी इज्जत को मिट्टी मिलाने जा रही थी। नन तो भैया भाभी की इज्जत और मान सम्मान होती है, और अपना भैया और भाभी की खातिर तो अपनी जान भी देती है। पर कुछ नन ऐसी भी होती हैं जो राम देती हैं और यह भी नहीं सोचती कि भैया भाभी अपनी सारी जिंदगी उनकी परवरिश में गुजार दी। हम सब लोग सोच रहे थे कि मेरी दीदी नीरज अपने मंगेतर से मिलने जाती है, लेकिन भैया को तो यह बात नहीं पता थी, क्योंकि वह इस बात पर बहुत गलत समझ जाती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मैंने दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते देखा। मैंने सोचा कि हो सकता है नीरज हो, लेकिन अब मैं घर पर आई तो नीरज हमारे घर पर ही बैठे थे। भाभी को भी अब पता चल चुका था। प्लीज दे दो, उनको झूठ बोल रही है। भाभी ने अपनी इज्जत खातिर दीना से झूठ बोल दिया कि दीदी दोस्त के घर गई थी। दीदी के पास है अब मोबाइल, और उन्होंने हमें बताया यह मोबाइल उन्हें उनके मंगेतर ने दिया है। उस दिन भी हुआ घर पर नहीं थी। मैं समझ गई थी कि अब कभी भी सच नहीं बोल सकती। कर रहे थे सब कुछ गलत था, लेकिन अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नीरज पढ़े लिखे थे और उन्हें नौकरी मिलने वाली थी। दोस्त के घर के हालात अच्छे नहीं थे और भी रहते थे। आज डेट फिक्स करने आए थे। भैया और भाभी ने उन्हें 1 महीने के बाद की तारीख देनी थी। दीदी घर पर आई थी। सबको देखकर हैरान हो गए। आंटी उठी और प्यार से उनके सर पर हाथ रखने लगी और उनकी भलाई लगी, लेकिन दीदी ने उनका हाथ झटक दिया और कमरे में चली गई। भाभी ने उनसे कहा कि शर्मा गई होगी। मैं उनके दीदी के कमरे में गई, उनको मिठाई खिलाने लगी तो उन्होंने प्लेट फेंक दिया और चेक कर कहने लगी, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया? तुम लोग ऐसे कर सकते हो? मेरे साथ भी किसी भी हाल में इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं तो मैं कैसे कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेरी दीदी ने कहा कि मुझे क्या हो गया है, तुम क्यों नीरज से शादी करना नहीं चाहती, क्या कमी है इसमें? तो कहने लगी, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम्हें इससे शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उस भी दीदी को बहुत ज्यादा समझाया कि भैया को आप पर बहुत मान है, अब वह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमने जो भी कहा हमेशा उन्होंने तुम्हारी बात मानी है। तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें भैया की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। भाभी भी कमरे में आ गए और उसने हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम मेरी नंद हो, लेकिन बेटी भी बढ़कर माना है। कुछ बेबी कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो और यह शादी कर लो। लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी और कमरे में चली गई और भैया के पास गई और भैया से कहा कि रीना की शादी नीरज से करा दो। मुझे उसकी शादी नहीं करनी, तो मैं उसको पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। भैया ने गुस्से से उसका हाथ थप्पड़ मार दिया। भैया की तबीयत भी खराब हो रही थी। भाभी ने भैया को समझाया कि आप फिक्र न करें, उसे नादान है, जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में तो बच्चे से गलतियां हो जाती, हमारा फर्ज बताना है कि हम उन्हें समझाएं और उनका साथ दें। भैया ने कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरी इज्जत की मिट्टी में मिल कर ही रहेगी, लेकिन तुम भी इसे साफ साफ कह दो, अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं जिंदगी भर इसे माफ नहीं करूंगा। अगर इसे अपने मर्जी की इससे शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है, उससे कहो कि इस लड़के को यहाँ बुलाए और उसी दिन उसकी शादी उस लड़के से करके इसे विदा कर दूंगा। उसके बाद हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही ये हमारे घर में वापस आएगी। तुम भी इसे भूल जाना और सिर्फ इतना याद रखना कि हमारी एक बहन थी। यह सुनकर मेरी भाभी रोने लगी, लेकिन जब दीदी की यह बात पता चली तो उन्हें जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह तो बहुत खुश हो गई। कहने लगी, बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं भैया को खुद बना लूंगी। या मुझे बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। अब तो दीदी के पैर जमीन पर नहीं थे, वो आसमानों में उड़ रही थी। जब दीदी ने उस लड़के को बुलाने के लिए कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया। भाई आप बहुत ज्यादा परेशान थे कि वह अपने दोस्त से क्या कहेंगे। शादी के दिन भी आप भी पास आ रहे थे और लड़का भी दीदी को फोन नहीं उठाया था। दीदी अब टेंशन की बीमारी
बीमार रहने लगी और इसी बीच नीरज ने भी सब कुछ पता चल गया था। नीरज इस बारे में दीदी की से बात करने आया। दीदी ने उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। कहने लगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। नीरज ने दीदी का मंगेतर था, शादी के लिए कहा था, तुमसे मना क्यों नहीं किया? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम उसी समय मुझे इनकार कर देती। मैं कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं कर पाता। अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है। दीदी ने कहा तुम्हें जो करना है करो, कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वह लड़का अभी तक दीदी का फोन नहीं उठा रहा था। दीदी उसे लड़के के घर भी गई, वह वहां जा रहा जहां वहां रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया और तब तब मजबूर होकर दीदी ने भैया का फैसला मानना पड़ा। भैया ने 10 दिन का समय दिया था। कहा था कि अगर वह सब के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा। अगर नहीं आया तो मैं तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। वह बाहर नहीं आया और न उसने दीदी का फोन उठाया। अब घर की शादी सहनाई बजने लगी। सब मेहमान आना शुरू हो गए। दीदी रो रो कर बुरा हाल था। भाभी और भैया ने उन्हें बहुत समझाया कि भैया और भाभी कभी भी अपने बहन या नंद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। भैया भाभी तो हमेशा अपने बहन को खुश रहना देखना चाहते हैं। नीरज एक बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर जिसे तुम मोबाइल मोहब्बत करती हो तो वो लड़का सच्चा होता तो जिस दिन तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला उसी दिन वह तुमसे बात करने के लिए आता। उसे सिर्फ तुम्हारे दिल लगी करनी थी। वह धोखेबाज था, लेकिन दीदी तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वह सिर्फ अपना अपना ही सोच रही थी। दीदी ने तो वैसे भी शुरू में बस अपना ही सोचा था। उसकी वजह से क्या कुछ हो जाएगा किसी को भी खबर नहीं थी। दीदी की शादी से कुछ दिन पहले ही एक रिश्ता आया था। भैया भी बहुत खुश थे। भैया ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी से ही मुझे भाभी भी करती थी। यह सब बहुत अचानक हुआ था कि वह लड़के लोगों को जानती थी। वह बहुत अच्छे लोग थे, वही मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा। भाभी ने बताया कि वह काफी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे। लड़के ने तुम्हें देखा हुआ था और तुम्हें पसंद करता था। वह कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घर का है। मेरी ननद तो बहुत खुश नसीब है। मुझे खुशी हो रही थी कि जिस लड़के ने मेरा रिश्ता भेजा है उसने मुझे पहले ही देख रखा था। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी को सब कुछ पता चला तो वो बहुत गुस्से में रहने लगी कि मैं तो काफी सौतेली बहन हूँ जो मेरे लिए एक कंगाला लड़के के साथ शादी कर रहे हैं, जिसके पास मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकेगा, जो मुझे गरीबों को अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। मैंने दीदी को समझाया कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। तुम देखना, नीरज की बहुत जल्द अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसका भी वक्त बदल जाएगा। मुझे भगवान पर भरोसा है। और तुम भी ज्यादा। एक दिन मेरी मामी घर पर आए, अपनी भाई की बात करवाई। उसे दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति की बात की थी और शायद यह मेरी सही पहली और आखिरी बात थी। मैं जानती थी कि अब कौन सी मुसीबत हमारे घर आने वाली है। मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था और वह बहुत सदमे की हालत में बैठी थी। मेरी कजिन कहने लगी, तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो, जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर रहे हो। सच तो यही था। लोगों को लग रहा था भाभी ने उन लोगों को बहाना बनाया कि दीदी वो को वहाँ से लेकर अब बारात भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले पल में सब लोगों का क्या कयामत टूटने वाली है। जैसे ही बारात आई, लोग बारात देखने चले गए और बहुत खुश थे कि मेरी बहन की शादी है। जब मुहूर्त का समय आया, पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। मेरी भाभी मेरी दीदी को लेने गई, लेकिन वह कमरे में नहीं थी, वहां से भाग चुकी थी। जाते हुए एक लेटर छोड़कर गई थी। उस लेटर में लिखा था, आप लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी ख्वाहिशों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं यहाँ घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही भैया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। भैया के दोस्त को और उनकी फैमिली को भी यह सब कुछ पता चल चुका था। सब लोग दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे, पर वह तो अपने भैया की ही इज्जत उतार कर चली गई। भैया रोते रोते कह रहे थे कि मुझसे क्या गलती हो गई कि ऐसी कभी रह गई थी मेरी परिवेश में, जो मेरी बहन ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबसे क्या कहूंगा कि मेरी बहन अपनी शादी छोड़कर कहाँ चली गई। भैया के दोस्त ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, रीना हमारी भी बेटी है।
अगर आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू ना बन सकी तो क्या तुम्हारी दूसरी बहन बन सकती है? बाबा ने मेरी तरफ देखा, मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दिया। सुनकर मैं अपनी भाभी के गले कर रोने लगी। भाभी, मैंने भाभी से मना किया, ऐसा नहीं करे। भैया ने अपने दोस्त से कहा कि रीना की मंगनी हो चुकी है, मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। भैया के दोस्त ने कहा कि मंगनी ही तो हुई है, शादी तो नहीं हुई। उसने कहा देना कि रीना की शादी जहाँ होनी थी वही हमने कर दी है। अचानक मेरी नीरज ने शादी हो गई, उसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आज वह मेरे सामने मेरा पति बनकर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है? क्यों हमें हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है? माँ, भैया और भाभी, अपनी इज्जत के खातिर हमने अपनी दूसरी बहन के सपने को तोड़कर रख दिया। मेरी बहन के लिए किए की सजा मुझे मिली थी। वह खुद खुद न जाने कहाँ चली गई थी, किसी ने उसकी भी खबर नहीं थी। भैया ने कहा कि आज वह हमारे लिए मर चुकी है। मेरा और इस घर में किसी भी इंसान का उस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अपने भैया और भाभी की दुआओं से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच चली गई। लेकिन अभी मेरा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। जिंदगी भी उन्हें लोगों को बार बार इम्तिहान लेती है जो पहले से बिखरे हुए हो। भाभी ने मुझे समझाया कि अब सब कुछ भूल कर उन्हें इस रिश्ते को निभाना होगा। अब से वही तुम्हारा घर है। तुम लेकिन इस लड़की का कभी अपना घर नहीं होता तो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, सारी उम्र माँ बाप के घर पर नहीं। यही बात सुनते ही मैं पराया धन है, कल को तुम्हें अपने घर जाना। और सब जब शादी हुई तो सच सास कह रही थी, एक घर तुम्हारा अपना नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे मजबूरी में शादी की है। यह सब बातें तुम मुझसे मेरी सास कह रही थी। मेरा पति जो पहले से ही मेरी बहन का मंगेतर था और उससे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत ज्यादा रोया था। उससे मेरी बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। काश जब दीदी ने बार बार शादी से मना किया था तभी यह लोग रुक जाते। मेरे पति ने भी मुझे साफ साफ कह दिया था कि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मुझे अभी इसी सब ने निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मैं उसके मायके जाती तो तभी भाभी मुझे समझाने लगती। भैया भी मुझसे अब और ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि मैं भैया की इज्जत बचाई। और भैया ने मुझसे कहा कि जो लड़की अपने पति का दिल जीतना जानती हो वह कभी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति के दिल की अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगे तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। मैं जानती थी कि तुम्हारे साथ सही नहीं किया। नीरज मेरे दोस्त का बेटा है और मैं अपने बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह बहुत शरीफ लड़का है, अभी तक वह सब में से है। उसके दिल में चोट पहुंची है। तुम देखना एक समय आएगा कि तुम मुझसे खुद कहोगी, भैया आपने मेरे लिए अच्छा फैसला किया था। मैं भैया के गले लगाकर रोने लगी। ऐसा कोशिश मैं लगी रहती थी कि क्या अपने पति और का और ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी सास और मेरी नंदे मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से खूबसूरत नहीं थी, बस उन लोगों का गुस्सा था जो मेरी बहन ने उन लोगों के साथ किया था। अब वह अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी, कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी। तो मेरे ससुर ने कहा कि रीना के कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ हैं। लेकिन सब लोग ने यह बात हवा में उड़ा दी कि मुझे यह बात कोई अफसोस नहीं था। हर इंसान को अपने नसीब का मिलता है। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, लेकिन जब मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती तो वो हमेशा मुझे दुत्कार दिया करते थे। मुझसे कहते कि मैं कुछ भी भूल कर लूं, लेकिन मैं उनके दिल में कभी जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं, मौका मिलते हुए मेरे भैया से बात करेंगे, मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद भाभी के कॉल आई, खबर मिली कि भैया का देहांत हो गया है। मुझे अपने कानों को यकीन नहीं आया। मैं चकरा कर वहीं बैठ गई और मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि बेटी अपने आप को संभालो, अभी तुम्हें अपनी भाभी को भी संभालना है। मैं अपने मायके गई तो मेरे भैया की लाश वहीं पड़ी थी और कानों में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि जवान बेटी घर से भाग गई, बेचारा कब तक यह बेइज्जती बर्दाश्त करता। और पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। भाभी की हालत भी बहुत खराब थी। अब भाभी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आऊं।
ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी भाभी मेरे ससुराल में मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन भाभी की ऐसी हालत नहीं थी कि वह घर अकेले रह सके। मेरी शादी को 5 महीने ही हो चुके थे। मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई और मुझे फोटो, जिसको किसी लड़के के साथ एडिट किया हुआ था, क्या कहते मुझे भेजी गई। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई कि मेरी यह फोटो इस लड़के के साथ कैसे आ गई। अब वह मुझे फोन कर ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो लड़का है जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैं भगवान का शुक्र अदा कर रही थी, मेरे ब्रांड लड़के ने उसे बचा लिया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि यह सब मेरे पति को पता चल गया जाए, इसलिए मैं अपना फोन बंद रखती थी। अब वह मेरे पति के नंबर पर कॉल करने लगा था। मेरा पति का बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं हो गया था, लेकिन मैं हमेशा ऐसी डर से रहती थी कहीं लड़का या फोटो मेरे पति को ना सेंड कर दे और वह मुझे छोड़ ना दे। एक दिन मेरे पति ने पास किसी को कॉल लाई और अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे भैया के देहांत की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, बताइए मुझे। मुझे बताया कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी वह आदमी था जिससे तुम्हारी बहन की शादी करना चाहती थी, उसके घर का छोड़कर भाग गई थी, लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं था। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी, उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फोटो थे और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिया था, तुम्हारे नाम से ही। उसने उस लड़के से बात करना शुरू किया कि लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। जब उस लड़के ने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और उसने यह सब तुम्हारे भैया के जायदाद के लिए किया था और उसने यह सब तुम्हारे भैया के जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे भैया के पास कितनी जमीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन यही समझ रही थी कि उसे सच्ची मोहब्बत करता है, क्योंकि वो लड़का कहता था कि वह वही करती है, और उसी के कहने से शादी करने वाली दिन घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद की बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ रीना के नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे भैया ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। उसका प्लान था कि दोनों बहनों को बर्बाद करने का उसने सोच रखा था। एक से शादी कर लूंगा और दूसरी को अपनी मीठी मीठी बातों को फंसा कर रखूंगा, या इस तरह से तुम्हारे भैया भी लाखों की जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया, तो उस लड़के ने तुम्हें और तुम्हारे फोटो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और घर पर तुम्हारी फोटो एडिट करके सबको दिखा दी। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर जब तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घबराकर फोन काट देती और फोन बंद कर देती। मैं यह सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल पर यह नंबर लिया और अपने दोस्त से उसे नंबर से इमोशनल इंफॉर्मेशन निकलवाई कि मैं उसे तक पहुंच गया। उस दिन तुम्हारे भैया की डेट हो अगले दिन ही तुम्हारी बहन मेरे पास फोन आया था और वह मुझसे कहने लगी, माफी मांगी रही थी कि मुझे बताया उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। वह कहता है अपने भाई से पैसे लेकर आओ, लेकिन यह सब कुछ तो रीना के नाम पर है, मैं कहाँ से ला कर दूं उस पैसे। उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर उससे घर से निकाल दिया और मुझसे शादी भी नहीं कि तुम्हारी बहन का आना चाहती है, और वह लड़का जेल में है और पहले ही शादीशुदा था, उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने उसे ऊपर केस कर दिया। उसकी पत्नी ने ही मुझे यह सब कुछ बताया। मैंने अपने पति से कहा कि वो अपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वह लड़का मेरे बारे में सच कह रहा है या झूठ। मेरे पति ने कहा, मुझे तुम्हारे भैया ने एक बार मुझसे कहा था कभी भी मेरी बहन पर शक मत करना, इसलिए नहीं कि वह मेरी बहन है, बल्कि वह इस वजह से अपने भाई की इज्जत बचाई, और अब वह तुम्हारे घर की इज्जत है। तुम भी अपनी अतीत भूलकर रीना को अपना लो, क्योंकि जो बहाने भाई की इज्जत की खातिर अपना सर झुका देती है वह बहुत पाक दामन और मोहब्बत करने वाली होती है, तो कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ोगी। मेरे पति मुझे माफी मांगने लगे और मैं सोच रही थी कि मेरे भैया ने मुझे सही कहा था कि नीरज बहुत अच्छा है और मैं भी उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। उसके मेरे कहे बगैर यह सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं हो क्या जाता। मेरी बहन एक दिन घर आई और सबसे माफी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ नहीं किया। वह डर डर के ठोकरे खा रही थी।
मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैं प्रेग्नेंट थी जब मेरी सास का बर्ताव मेरे साथ अच्छा हो गया था और मेरी बहुत ख्याल रखती थी। मैंने भी सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ दिनों बाद मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म दिया था। मेरा पति बहुत खुश था। ऐसे वक्त पे गुजरता गया कि मेरे बच्चे स्कूल के कॉलेज जाने लगे। मेरे 2 बच्चे थे, सबसे बड़ी मेरी बेटी थी। अब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे परिवार वाले में बहुत ज्यादा खुश थे। पर अब जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी। अपने भाई से भी लड़ती रहती थी और हमेशा भी अच्छे से बात नहीं करती थी। पता नहीं मुझे क्यों वह मुझसे दूर होती जा रही थी। जब मैं उसे वहाँ पूछती तो कहती कि मामा, आप तो मेरे पीछे ही पड़ती रहती हो। वह सिर्फ अपने कमरे में अकेली रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता आया तो अब उसने मना कर दिया क्योंकि वह अभी पढ़ रही थी और अभी हमारा उसकी शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह लोग पता नहीं कैसे थे, हमारे मन के करने के बाद भी बार बार हमारे घर पर रिश्ता लेकर आने लगे। जब उनकी बात नहीं मानी तो वह धमकियां पर उतर आए। मेरे पति ने उन लोगों की छानबीन निकली तो यह सब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सालों बाद आज मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। कई सालों बाद आज मेरी 18 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस आए तो अपना पेट का पकड़ कर रोने लगी, कहने लगी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उससे कहती कि मेरा बेटा चलो डॉक्टर चलते हैं तो वह मना कर देती। इसलिए मैं सोचा कि मेरे एक गांव में मशहूर दाई है, क्यों ना उन्हें घर बुलाकर अपनी बेटी को चेकअप करवा देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर खाना खाने से मना करती थी। मैं दाई मेरी बेटी की चेकअप किया तो उनकी बात सुनकर मेरे पैर तले जमीन निकल गए और मुझसे कहने लगी अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 14 साल के बेटे के साथ करा दो वरना मर जाएगी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। मुझे यह बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वह सही होने लगी। मैंने जानना चाहती थी कि आखिर यह क्या राज हो सकता है, क्योंकि मजबूर होकर मैं एक दिन मैंने अपने बेटी के कमरे में चुपकर से झक में झांका तो कोई 14 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वही लड़की थी जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया था और वह उसी का बेटा था जिसे मेरी बहन को धोखा दिया था और उसके साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि अपने गांव की दाई की बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है बल्कि वह ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सिर पर भी मैं भरोसा करती थी, उसने ही मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया था। मेरी दाई के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी के चेहरे पर रंग उड़ गया और कहने लगी मामा मैं विनय से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने यह सब कुछ नाटक किया, आप मुझे माफ कर दे। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मासी पर गई हो, उसने भी ऐसे ही अपने भैया और भाभी को धोखा दिया था और भाग गई थी। और इस लड़के को आप तो ऐसे नाग है जो भी डसना नहीं भूलता। मेरे पति को जब यह सब कुछ पता चला तो उसने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको प्यार नहीं मिला तो आप मेरा प्यार क्यों छीनना चाहती हैं। मन में बिल्कुल सही रहती है कि आप दूसरे का हक छीन लेती हैं। मेरे पति ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उन दोनों को घर से निकाल दिया। उसी दिन मैं बहुत ज्यादा रोई थी। मेरी बहन ने मेरे हंसते बेस्ट घर की को उजाड़ दिया। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वही शादी कर लूं, लेकिन क्योंकि अब नीरज के हालात बहुत ज्यादा बदल चुके थे। नीरज के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था और जिस वजह से मेरी बहन ने नीरज से शादी करने के लिए मना किया था, आज वह सब कुछ जीरा के पास था। लेकिन यह सब कुछ तो नसीबों का खेल होता है। जब मेरी बहन ने उसे समझाया था तो यह बात नहीं समझती थी। एक दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, वो अपने हाथ पैरों से लाचार हो गई थी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, वरना पता नहीं क्यों क्या होता। मैं अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, यह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। और अब जब हमने उसके रिश्ते को मना कर दिया तो उन तुम्हारे लायक दोनों ने मिलकर क्या प्लान बनाया और पेट का दर्द नाटक करके मुझे बेवकूफ बनाया। या भूल गई कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। अभी मेरी बेटी रोती हुई मेरे घर पर आई और मुझसे माफी मांगने लगी, कहने लगी मामा के भटक गई थी, मैं मासी ने मुझसे खिलाफ कर दिया था। लेकिन मुझे यह सब कुछ पता चल गया कि उन्होंने आपके बारे में जो भी कहा था सबको जो गलत था। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी और धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ कर दिया कहने लगे कि हमारी बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि
मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। हमारी बेटी से भूल हो गई, इसे माफ कर दो। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ कर दिया और हम सब लोग एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। भला ही मेरे भैया और भाभी को हम जो दो बहनों के खातिर भैया और भाभी अपने खुद की औलाद को जन्म नहीं दिया। अगर हमारी खुशी खातिर अपना खुद का गला घोट सकते हैं तो क्या हम लोग का फर्ज नहीं बनता कि हम अब उनके खुश रखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। भाभी भी हमारे जमाने में ऐसे लोग होते थे जो दूसरों के खातिर अपनी खुशियों को दबा देते हैं। ऐसे ही मेरे भैया भाभी थे जो हमारे मम्मी पापा के देहांत के बाद उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर हम दोनों को पाला। दोस्तों, धन्यवाद।